वेलकम दोस्तों। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेरणिक प्रभाव, जिसे इंग्लिश में इंडक्टिव इफेक्ट भी बोला जाता है। क्या है आइए समझते हैं इसे सिंपल सरल शब्दों में। जैसा कि आप लोग कुछ बेसिक चीज़ों को जानते हैं, क्या है कि सपोज हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की, HCl की बात करने लग जाएं अगर, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, H11, मतलब हाइड्रोजन के संयोजी कोश में बैलेंस्ड शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 कैसे लिखा जाएगा भाई, 287। क्लोरीन के बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। स्थायित्व के लिए, स्टेबिलिटी के लिए इसे भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसे भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब H और Cl जब दोनों ही परमाणुओं को इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है तो उनके बीच में होती है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, शेयरिंग। कैसे होगी, H का ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लिख दिया, Cl के 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब H और Cl ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया। इस तरह देख सकते हैं आप कि साझे के बाद क्या हुआ, H के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, Cl के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, हाइड्रोजन के ऑक्टेट में भी हैं, अष्टक में भी आते हैं, और यही दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ऑक्टेट में, अष्टक में भी आते हैं। इसे हम इस तरह दिखा देते हैं, इलेक्ट्रॉन को जनरली शो नहीं करते, और ये जो साझे के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं परिवर्तित हो जाते हैं बंध में। तो क्या मामला है कि क्या हुआ, 2 परमाणुओं के बीच हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, साझेदारी हुई है। तो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, शेयरिंग से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध या कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो ये हो गया सहसंयोजी बंध, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सहसंयोजी बंध में क्या होता है, 2 कंडीशंस होती हैं। प्रेरणिक प्रभाव को समझने के लिए बात आपको पता होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि अगर सहसंयोजी बंध Cl और Cl के बीच में, क्लोरीन एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि H और Cl के बीच में शेयरिंग हुई है। अब इसके 2 परिणाम होंगे। एक आपने टर्म पढ़ रखा होगा, विद्युत ऋणात्मकता, मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता है क्या, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है, किसी परमाणु द्वारा, कोई भी एटम जैसे ये है, तो ये क्या करेगा, जो साझे के इलेक्ट्रॉन रखे हैं ना बीच में, ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो रखे हैं, क्लोरीन एटम कोशिश करेगा इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो पावर है, इसे बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। ये परमाणु के आकार पर कई चीज़ों पर निर्भर करती है, डिटेल में पढ़ा जाएगा सब कुछ। ऐसे ही H की भी कोशिश यही रहेगी कि वो भी इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करे, अपनी ओर खींचे। H इन साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, Cl अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। इलेक्ट्रॉन किधर खिसक जाएंगे, जो पावरफुल होगा। अगर क्लोरीन ज़्यादा पावरफुल है तो साझे के इलेक्ट्रॉन यहाँ के जो बीच में थे, किसकी तरफ, Cl की तरफ थोड़ा सा, मतलब Cl ज़्यादा पावरफुल है तो Cl बिल्कुल सेंटर में नहीं रहेंगे। इस तरह समझ सकते हो कि Cl की ओर, Cl के थोड़ा नज़दीक, ज़्यादा नज़दीक, ये तो स्थिति हो गई आइडियल। अब थोड़ा इधर खिसक गए, बिकॉज Cl इज़ मोर पावरफुल, तो इसके थोड़ा नज़दीक आ गए और इसके थोड़ा दूर चले गए, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा विस्थापित हो गए। तो साझे के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर आंशिक रूप से विस्थापित हो जाते हैं, पार्शियली हुए हैं। आंशिक रूप से विस्थापन का मतलब क्या है, दूर गए जरूर है, लेकिन हाइड्रोजन ने छोड़ थोड़ी दिया कि तुम ले जाओ यार, नहीं ना, हाइड्रोजन अपनी ओर खींच रहा है, अब भी खींच रहा है, भले ही दूरी बढ़ गई है, छोड़ा नहीं है। Cl अपनी ओर खींच रहा है, तो इससे मैं क्या बोल रहा हूँ, आंशिक रूप से विस्थापित हो जाते हैं, मतलब अभी भी H के हैं, अभी भी H की दावेदारी है इन पर। Cl की दावेदारी अधिक है, लेकिन H की दावेदारी अभी भी है, क्योंकि H ने छोड़ा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा उसकी तरफ ज़्यादा खिसक गए हैं, ऐसे आप मान सकते हो। तो इसे हम साधारण शब्दों में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन। क्या हुआ यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन। यार यही प्रेरणिक प्रभाव है, समझ में आ रही है बात। क्या मतलब है कि सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सहसंयोजी बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दोनों परमाणुओं के ठीक बीच में न रहकर अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर आंशिक रूप से विस्थापित हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनों के इस प्रकार के विस्थापन को हम बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट। आइए थोड़ा और समझते हैं इस चीज को। अब इलेक्ट्रॉन, अगर क्या होता कि H ने
इलेक्ट्रॉनों को छोड़ दिया होता, मतलब H की पहुंच से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएं, कह सकते हैं कि H ने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ दिया या H ने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया होता। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले परमाणु पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, धनावेश आता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले परमाणु पर हमेशा ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज आता है। तो कुछ कंडीशन ऐसी होती। लेकिन मैंने एक शब्द बोला आंशिक रूप से विस्थापित होते हैं, ये तो आयोनाइजेशन हो गया एक तरह से। आंशिक रूप से विस्थापित होने का मतलब है कि H से दूर गए तो थोड़ा सा, तो H पर पॉजिटिव चार्ज आएगा लेकिन थोड़ा सा आएगा, आंशिक। Cl के पास इलेक्ट्रॉन आए जरूर है लेकिन Cl ने पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पाया, आंशिक रूप से विस्थापित हुए हैं, तो Cl पर नेगेटिव चार्ज कैसा आएगा, आंशिक आएगा। तो इलेक्ट्रॉनों का पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होता है, आंशिक विस्थापन होता है, इसे ही हम बोलते हैं क्या, प्रेरणिक प्रभाव। तो प्रेरणिक प्रभाव मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। इसके बारे में डिटेल्स पढ़नी है हमें कि दो परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों का आंशिक रूप से विस्थापन ही प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। अब प्रेरणिक प्रभाव में ऐसा नहीं कि हमेशा ही प्रेरणिक प्रभाव कब कब होगा कब कब नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉनों का अगर साझा जिन परमाणुओं के बीच हो रहा है ये कंडीशन, और दोनों परमाणु बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों की पावर सेम है, जितनी पावर से ये खींच रहा है उतनी पावर से ये खींच रहा है, ये अपनी ओर ताकत लगा रहा है, ये अपनी ओर ताकत लगा रहा है, पावर दोनों की सेम है। रिजल्ट क्या होगा कि साझे के इलेक्ट्रॉन ठीक बीच में रहेंगे, न इधर जाएंगे न इधर जाएंगे, किसी पर कोई आवेश नहीं आएगा, वी कैन से यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। अगर दो समान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो वहाँ पर प्रेरणिक प्रभाव नहीं होता है। अब यहाँ HCl देखिए, अब Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H, ज़्यादा पावरफुल है तो ये ज़्यादा पावर से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो जाएंगे, नतीजा यहाँ आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, यहाँ आंशिक धनावेश आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों के इस प्रकार के विस्थापन को हम क्या बोलते हैं, प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। अब प्रेरणिक प्रभाव में क्या क्या चीज़ें आएंगी। पहली बात जो मुख्य लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मुख्य लक्षण में पहली बात क्या होती है, सबसे पहली मुख्य बात तो हमने क्या देखा कि इसमें होता है इलेक्ट्रॉनों का आंशिक रूप से विस्थापन, आंशिक रूप से अधिक ऋण विद्युती। अब सारी बातें मैं लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड पे, आपको समझने का मकसद है, बाकी नोट्स आपके पास हैं, इसके नहीं हो मुझे बताइए, मैं दूंगा। तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, इसमें आंशिक रूप से विस्थापन होगा। वही पुरानी बात, कब होगा, कौन से इलेक्ट्रॉनों का, सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों का, सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों का आंशिक रूप से अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर विस्थापन होता है। ठीक है, अब विस्थापन का नतीजा क्या होगा, एक परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है और दूसरे परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, ये जो आवेश होता है इसका संचरण होता है। संचरण का मतलब जैसे ये कार्बन के साथ अगर क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है तो कार्बन क्या है, ये बेसिक विद्युत ऋणात्मकता किस परमाणु की ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, बेसिक क्लास जो मैंने दी है उसमें डिटेल में है, शायद कुछ लोग नहीं देख रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं। आप लोग अपनी क्षमताओं के हिसाब से देखिए, डिसाइड करिए, क्योंकि सभी के लिए एक जैसी चीज़ें नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति का सोचने का अपना नज़रिया है। तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट प्लीज़ क्लियर नहीं है तो उन बेसिक क्लासेस को ज़रूर देखिए, जिससे कि मेरी बात आप तक पहुंच सके। अगर आप रेगुलर क्लासेस ही नहीं देख रहे हैं तो फिर मैं आपकी कुछ शायद मदद या हेल्प नहीं कर पाऊंगा। चलिए, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है, सहसंयोजी बंध बनाता है ये। क्लोरीन 17,2,8,7 होता है, समझ गए, 7 का मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब साझे के इलेक्ट्रॉन किधर खिसक गया भैया, Cl की ओर। Cl पर क्या आ गया, आंशिक रूप से ऋणावेश आ गया। कार्बन पे क्या आ गया, आंशिक रूप से धनावेश आ गया। लेकिन प्रेरणिक प्रभाव का संचरण आगे तक होता चला जाता है। अगर इस कार्बन के पीछे कार्बन और जुड़ा हुआ है तो इस पर जो धनावेश है ना, ये धनावेश यहाँ भी संचरित होगा, यहाँ भी ट्रांसफर होगा, लेकिन इस वाले कार्बन की तुलना में थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर पीछे एक कार्बन और जुड़ा हुआ है तो ये आवेश आगे भी ट्रांसफर होगा, यहाँ से कम पहले कार्बन से कम दूसरे कार्बन पे, इससे भी कम कहाँ होगा, तीसरे कार्बन पे होगा। अगर एक कार्बन और जुड़ा हुआ है तो और ट्रांसफर होगा, यहाँ पर आवेश और कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा धनावेश, उससे कम धनावेश, 1 नंबर पे सबसे ज़्यादा, 2 पे उससे कम, 3 पे उससे कम, 4 पे उससे कम, धनावेश कम होता जाएगा। तो प्रेरणिक प्रभाव के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसका संचरण कार्बन रेखा में आगे तक होता चला जाता है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, तीसरी बात अगर हम यहाँ पर बोलें, तीसरी बात यह है कि
जो मैंने यही दूसरे एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। ये है 1 2 3 4 कार्बन थे और Cl लगा हुआ था। यहाँ पे था क्या, ऋण आवेश था, और यहाँ पर क्या आ रहा था, धन आवेश। मैं बैलेंस ही हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, आपको कॉन्सेप्ट देना है मुझे, वो आई होप कि अब तक पहुँच पा रहा होगा। अब ये स्थिति है, इस पे भी आंशिक ऋण आवेश होगा, आंशिक धनावेश, आंशिक धनावेश, उससे कम धनावेश, उससे कम धनावेश। अब यहाँ पे सारे बॉन्ड्स कैसे सिंगल हैं, और यहाँ पे क्या हो जाए कि यहाँ पे एक आ जाए डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो आवेश का संचरण उन कंपाउंड्स में ज़्यादा होता है जिनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। मतलब ये है कि ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ऐसे यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दोनों कंपाउंड सेम है, अंतर का है, डबल बॉन्ड का है, आवेश का संचरण यहाँ पर अधिक होगा। मैं कह सकता हूँ कि 4 नंबर के कार्बन पर यहाँ धनावेश अधिक होगा इस वाले की तुलना में, इस 4 नंबर के कार्बन की तुलना में इस 4 नंबर के कार्बन पर धनावेश की मात्रा अधिक होगी। वजह क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ऐसे एक ट्रिपल बॉन्ड भी होता तब भी वही बात होती। अब इसे अगर हम टेक्निकल टर्म में कहने लग जाएं तो क्या कहते हैं, हम ये बोलते हैं कि आवेश का संचरण सबसे अधिक कौन सा कार्बन करता है सर, sp कार्बन करता है। उससे कम कौन करेगा, sp2 कार्बन करेगा। उससे कम कौन करता है, sp3 कार्बन करता है। ये भी तो यार यही बात है, sp कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा आवेश का संचरण करेगा। sp2 का मतलब ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, एक डबल बॉन्ड होगी, उससे कम संचरण करेगा। sp3 का मतलब ऐसा कार्बन जो सारी सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन सबसे अधिक संचरण करेगा, डबल बॉन्डेड उससे कम करेगा, सिंगल बॉन्डेड उससे कम करेगा। इसे संकरण के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 बातें आपकी हो गई। अब अगली बात जो आती है इसमें कि हम तुलना किससे करते हैं, हम कंपेयर कर रहे होते हैं हाइड्रोजन के साथ। हम ये देखते हैं कि कोई परमाणु है, समूह है, उसमें इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की पावर कितनी है, किसकी तुलना में, हाइड्रोजन की तुलना में, ठीक है। किसी भी परमाणु अणु समूह के अंदर हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर कितनी है। जैसे H की तुलना में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की तुलना में, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन को मैंने सेंटर पे रखा हुआ है, CH3 समूह के अंदर इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर हाइड्रोजन से कम होती है। फिर देखिए अगर मैं C2H5 लिख दूँ तो C2H5 के अंदर इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर इधर जा रहे हैं, डिक्रीजिंग, घट रही है। H से कम CH3 में, CH3 से कम C2H5 में, और उससे भी कम हो जाएगी CH3 का होल ट्वाइस CH में, और उससे भी कम हो जाएगी CH3 का होल थ्राइस C में, ठीक है। हाइड्रोजन सेंटर में है आपका, इधर जाने पर डिक्रीजिंग, या चलो इसे बोलते हैं प्लस I प्रभाव का आकर्षित करने की क्षमता बोले, चलो आकर्षित करने की क्षमता बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की, प्रतिकर्षित नहीं बोला जा रहा है, आकर्षित करने की क्षमता का, अट्रैक्ट करने की क्षमता का, पावर का घटता क्रम। मतलब हाइड्रोजन की तुलना में ये कम आकर्षित करेगा इलेक्ट्रॉनों को, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, यानी इन सब में ये वाला सबसे कम इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब इधर इस साइड में बढ़ते हैं हम। अगर हम यहाँ के बाद लगाने लग जाए C6H5, ठीक है, फिर यहाँ पे हम OCH3 लगा दें, फिर हम यहाँ पे OH लगा दें, ये Cl भी तो रह गया, Cl रह गया, C6H5 बॉन्ड में हल्के से दिखा देता हूँ, चलिए Cl, फिर OCH3, फिर OH, फिर F और फिर NO2, इस तरह से लिख दिया मैंने। ये सारे समूह लिखे हुए हैं। तो इधर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता का यहाँ बढ़ता क्रम देखने को मिलेगा आपको, बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता जो है C6H5 के अंदर ज़्यादा है,
उससे ज़्यादा क्षमता Cl के अंदर, उससे ज़्यादा OCH3 के अंदर, उससे ज़्यादा OH के अंदर, उससे ज़्यादा F के अंदर, उससे ज़्यादा NO2 के अंदर। तो अब इसे हम प्रेरणिक प्रभाव को इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, शॉर्ट में इसे लिख देते हैं, इंडक्टिव का मैंने आई ले लिया, आई इफेक्ट या आई प्रभाव बोल देते हैं। अब समूह दो प्रकार के हो गए। पहले समूह वे जिनमें इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता हाइड्रोजन की तुलना में कम होती है। दूसरे वे जिनमें इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता हाइड्रोजन की तुलना में कम होती है। तो यहां पर दोनों को हम बोलेंगे माइनस आई प्रभाव और प्लस आई प्रभाव। माइनस आई का मतलब ये सभी समूह, इधर क्या है, ये माइनस आई प्रभाव है। अब ये इलेक्ट्रॉनों को, भाई देखो सिंपल और आराम से समझो इसे। ये मान लिया यहां पे कोई जुड़ा हुआ है, अब इसका ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा आकर्षित, अगर इसने इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा आकर्षित, सॉरी यहाँ लगाता हूँ मैं, चलिए एफ करेगा ना, एफ ने इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा आकर्षित कर लिया तो उपलब्धता क्या होगी, कम हो जाएगी। एफ ने भाई साजे के जो इलेक्ट्रॉन अगर एफ ने अपने पास खींच लिए तो यहाँ उपलब्धता कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। और भी हम लगा सकते हैं, एन एफ के बीच लगा लो, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलो, तो अगर एफ इलेक्ट्रॉनों को कम खींचेगा तो उपलब्धता नहीं घट पाएगी, ज़्यादा खींचेगा तो घट जाएगी। तो ये सारे समूह इधर वाले कैसे, माइनस आई प्रभाव वाले समूह हैं, यानी ये जिस समूह से जाकर जुड़ेंगे उस पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता को घटाएंगे। माइनस आई प्रभाव का बढ़ता क्रम समझ में आ गया। माइनस आई प्रभाव सबसे कम किसका, इसका, उससे ज़्यादा इसका, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। ये समूह क्या करेंगे, किसी एटम के साथ जुड़ेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता को घटाएंगे। जहाँ जाएंगे घाटा ही करेंगे, माइनस लगा हुआ है ना, जिससे जुड़ेंगे उसका घाटा करेंगे, ऐसा समझ लो, नेगेटिव में जाएगा। जहाँ जुड़ गया ये समूह वो एटम नेगेटिव में चला जाएगा, माइनस आई प्रभाव वाले समूह हैं। अब ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता को बढ़ाने वाले समूह हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने क्षमता का बढ़ता क्रम, यानी ये क्या करते हैं, बढ़ता क्रम का मतलब उपलब्धता घटाएंगे, अवेलेबिलिटी कम करेंगे। ये क्या करेंगे, उपलब्धता बढ़ाएंगे, सिंपल सी बात। एबिलिटी को ये बढ़ाने वाले समूह हैं जितने भी लगे हुए हैं, ये उपलब्धता बढ़ाएंगे और वो उपलब्धता घटाएंगे। तो यहाँ से इस तरह हम देख लेंगे। अब देखिए, ये जिस एटम के साथ जुड़ेंगे इन्हें बोलते हैं प्लस आई प्रभाव वाले समूह। ये जिस एटम के साथ जुड़ेंगे उस पर ये प्लस आई प्रभाव CH3 से ज़्यादा C2H5 का होगा, उससे ज़्यादा आइसोप्रोपिल का, उससे ज़्यादा आइसोब्यूटिल का, इस तरह हम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जहाँ जाएंगे जिससे भी जुड़ेंगे उस पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता को प्लस करेंगे, प्लस आई प्रभाव वाले समूह। जिससे जुड़ेंगे उस पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता को कम करेंगे, माइनस आई प्रभाव वाले समूह। अब सिंपल तरीका ये है, थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है ना, तो आप यार ये तो समझाने के लिए था, इस सबको भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो, इधर जाने पे क्या हो रहा है, प्लस आई प्रभाव बढ़ रहा है ना। वो चीज़ें समझने के लिए थी, अगर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हो प्लीज़ फॉरगेट दैट। इधर जाने पर प्लस आई प्रभाव बढ़ रहा है, इधर जाने पर माइनस आई प्रभाव बढ़ रहा है। माइनस आई वाले जहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता को कम करेंगे, प्लस आई वाले जहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता को बढ़ाएंगे। सिंपल, इतना सा आप याद रखो, बाकी चीज़ें हम भूल जाते हैं। अब देखिए, ये इतना आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके आधार पे हम करेंगे क्या, हमने प्रेरणिक प्रभाव पढ़ तो लिया, क्यों पढ़ लिया भाई, क्या होगा जीवन में इसका। तो इसके दो सिंपल से यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल होता है। पहली बात तो रासायनिक अपक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात करने में, जैसे यहाँ पे इस तरह लिख दिया जाता है। अभी रिएक्शंस आपको पढ़ाई जाएंगी, आगे चीज़ें होंगी। फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल की क्रिया लगाने लग जाएं हम, HNO3 के साथ नाइट्रीकरण करने लग जाएं, तो जो NO2 समूह आएगा ना, NO2 समूह जब आएगा तो वो कहाँ अटैक करेगा, NO2 समूह अटैक करेगा। मैं नंबर डाल दूँ इस पे, कार्बन पे 1 2 3 4 5 6, इन दोनों को बोलते हैं 2 और 6 को ऑर्थो बोला जाता है, 4 वाले को इसे पैरा बोला जाता है। तो NO2 समूह जब भी अटैक करेगा ना तो हमेशा ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा, कभी भी मेटा पे नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, तो इसका जवाब देगा प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है। पहली बात अपक्रियाओं की क्रियाविधि को समझने में। दूसरा, कई सारे अम्ल दे रखे हैं, बहुत फेवरेट क्वेश्चन आता ही आता है,
लोग प्रश्न इस पे पूछ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट में पहले क्लियर करके हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब पद्धति ये रहेगी, जो टॉपिक मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा उसी के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में दिए जाएंगे और उसी के क्वेश्चंस हम शाम को डिस्कस भी किया करेंगे कि इनमें कौन कौन से प्रश्न सही हैं, कौन से गलत है, क्यों है। ठीक है, तो दूसरा है हमारा, बहुत कई सारे एसिड दे दिए और एसिड्स में आपको बोला जाएगा कि इनमें से कौन सा प्रबल एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। अम्लों की अम्लीयता की पावर की तुलना करेंगे। कई सारे क्षार दे दिए, भस्म दे दिए, बेस दे दिए, उनकी पावर को आपस में कंपेयर करने में कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ पे बताऊँ, सिंपल सा एक उदाहरण मैं यहाँ से ले लेता हूँ। कार्बोक्सिलिक अम्ल में बहुत ज़्यादा यूज होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल वो होते हैं जिनमें COOH समूह पाया जाता है। इसकी अभिक्रियाओं को समझने के लिए मित्र आपको क्या करना होगा, इसका स्ट्रक्चर हमेशा दिमाग में रखिएगा। ये हम लिख भले ही ऐसे देते हैं, लेकिन सत्यता इसकी क्या है, ये है COOH। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे तो COOH के अंदर दो समूह मौजूद होते हैं सर। एक तो होता है कौन सा, इस तरह भी देख सकते हो, कीटोन समूह मौजूद है ये। दूसरा कौन सा, OH समूह मौजूद है। तो याद करने का तरीका इसमें क्या है कि कार्बन पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है के साथ, डबल बॉन्ड के साथ, और एक क्या जुड़ा हुआ, OH समूह जुड़ा हुआ है। इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल की कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रबल होगा, कौन सा दुर्बल होगा, हम कैसे डिसाइड करेंगे। अम्ल की परिभाषा पढ़ रखी है ना हमने, क्या कि अम्ल वो होता है जो आसानी से H आयन दे देता है। तो अगर ये H आयन आसानी से रिलीज करने लग जाए, ये वाला H+ को आसानी से रिलीज करने लग जाए, H आयन तेजी से छोड़ दे फटाक से, जैसे कोई H आयन तुरंत छोड़ दे, प्रबल अम्ल। H आयन को ना छोड़े, दुर्बल अम्ल। अभी किस पर डिपेंड करेगा, जो यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा समूह। R का मतलब R स्टैंड्स फॉर एल्किल समूह। इस पर भी एक क्लास मैं आपको देखो आज या कल में दूंगा। एल्किल, इनकी समझ विकसित करनी है। ये चीज़ें रटते रटते बहुत समय हो गया, रटने से काम नहीं चलेगा। तो R क्या है, हमारा एल्किल ग्रुप है। अब एल्किल ग्रुप का प्रभाव भी मैंने पढ़ा, +I प्रभाव होता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता बढ़ाएगा कार्बन पे। प्रभाव तो आगे तक संचरित होता है। कार्बन इलेक्ट्रॉन पुश किससे करेगा, O की तरफ करेगा। O पे उपलब्धता बढ़ जाएगी, और O पे उपलब्धता बढ़ जाएगी तो भाई जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसके साथ ही साथ क्या है, CO भी है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, CO दिख रहा है। अभी बताया डबल बॉन्ड वाला समूह क्या करे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ पर R समूह पर डिपेंड करेगा। R समूह क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता को बढ़ाएगा, तो ये H आयन को क्या करेगा, आसानी से त्याग देगा। जैसे कि मैं इस चीज़ को थोड़ा सा उदाहरण के साथ बताऊँ। देखिए COOH तो भाई है, थोड़ा स्ट्रक्चर ओपन करके लिख दिया है मैंने। यहाँ पे R की जगह H जोड़ दिया, पहला उदाहरण हमारा हो गया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं CH3 कर देता हूँ केवल, बस मैं कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पे C2H5 कर देता हूँ। यहाँ पे कोई चेंज नहीं करूँगा मैं। यहाँ पे C3H7 कर देता हूँ, प्रोपिल ग्रुप, जिसे CH3 CH2 CH2 लिखा जाता है। इस तरह आ गया ये। अब देखिए, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता बढ़ गई, ठीक है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता बढ़ गई तो H आयन जल्दी अलग नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता कम होगी। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता अगर कम हुई, O पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता कम हुई, मतलब अगर O इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है, ये O और H के बीच में बॉन्डिंग है, अगर O इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है तो H जल्दी से अलग हो जाएगा और अम्ल कैसा हो जाएगा, प्रबल। तो सबसे प्रबल अम्ल फॉर्मिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड इससे दुर्बल अम्ल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर O इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन इधर से कौन आ गया, CH3। CH3 +I प्रभाव वाला समूह है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करेगा, इस पे उपलब्धता बढ़ाएगा, जिसका प्रभाव इस पर भी पड़ेगा। CH3 इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता कार्बन पे बढ़ाएगा, प्रभाव ऑक्सीजन पे पड़ेगा। ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों को उतनी पावर से नहीं खींच पाएगा, अम्लीयता थोड़ा कम हो जाएगी। यहाँ पे
ये जो समूह आया इसका प्लस आई प्रभाव CH3 से भी ज़्यादा है, अभी हमने क्रम पढ़ा था। तो फिर देखिए वो कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉनों को खींचने की, लेकिन उसकी कोशिश को नाकाम कौन करेगा? C2H5। C2H5 उपलब्धता कार्बन पे बढ़ाएगा, कार्बन उपलब्धता ऑक्सीजन पे बढ़ाएगा। ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनों को खींचने की जो पावर है कम हो जाएगी, अम्लीयता और कम हो जाएगी। मतलब ऑक्सीजन जितनी पावर से खींचेगा H उतनी जल्दी अलग होगा, अम्लीयता उतनी ज़्यादा होगी। फिर आप यहाँ देखिए CH3 की पावर और ज़्यादा बढ़ गई, CH3 उपलब्धता को और ज़्यादा बढ़ाएगा, नतीजा ऑक्सीजन और कम पावर से खींच पाएगा। तो सबसे पहले H यहाँ से अलग होगा, क्योंकि ऑक्सीजन फ्रीली फुल पावर के साथ खींच रहा है इलेक्ट्रॉनों को। इसके प्रभाव के कारण ऑक्सीजन की पावर कम हो गई, इसके प्रभाव के कारण ऑक्सीजन की पावर और कम हो गई, इसके प्रभाव के कारण और कम हो गई। तो अम्लीयता का घटता क्रम ये इस तरह से हो जाता है, सबसे प्रबल अम्ल, उससे दुर्बल, उससे दुर्बल, उससे दुर्बल। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण ले लिया हमने। फिर आप देखिए इसी के बाद हम एक एसिटिक अम्ल का उदाहरण एक और लेते हैं, इसी में समझ लेते हैं चीज़ों को, समय थोड़ा सेव हो जाएगा। अब अम्लीयता तो यहीं डिपेंड कर रही है। अम्लीयता जो है मैं तीनों पे CH3 कर देता हूँ। ये साथ देखिए मैंने लिखा हुआ, आपको अद्भुत सा हो सकता है लग रहा हो, एसिटिक एसिड है ये, एसिटिक अम्ल CH3COH इस तरह लिखा जाता है। ये हो गया क्रियात्मक समूह और इसके बराबर का कार्बन ही अल्फा कार्बन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या है कि CH3 जोड़ा हुआ है, मैंने एक अल्फा कार्बन को, CH3 है ना, इसे ओपन करके लिखा और एक अल्फा कार्बन को प्रतिस्थापित कर दिया F से। अब आप जानते हो F बहुत ज़्यादा ऋण विद्युतीय है, F का माइनस आई प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। F क्या करेगा? CH3 की पावर को कम कर देगा। समझ रहे हो मेरी बात को? F क्या करेगा? F इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, F इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, मतलब यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, F पे आंशिक नेगेटिव, इस पे आंशिक पॉजिटिव। ये पॉजिटिव इस पे भी आएगा, थोड़ा कम आएगा, और ये पॉजिटिव थोड़ा इस पे भी आएगा और कम आएगा। नतीजा क्या होगा? HN आसानी से अलग हो जाएगा। तो प्रबल अम्ल, अगर हम एसिटिक अम्ल के हाइड्रोजन को फ्लोरीन से प्रतिस्थापित कर दें तो अम्ल बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। अगर मैंने फ्लोरीन से प्रतिस्थापित ना करके, ये तो मैं CH2 रहने देता हूँ, क्लोरीन से प्रतिस्थापित किया होता, देखो अभी इसकी अम्लता कम है, Cl लगाते ही अम्लता बढ़ गई, लेकिन इसकी तुलना में अम्लता कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपलब्धता को कम करने वाला कौन है? F, और यहाँ पर कौन है? Cl। तो Cl उस काम को करेगा, लेकिन फ्लोरीन की तुलना में कम बेहतरी के साथ करेगा, तो इसकी तुलना में ये दुर्बल हो गया। अगर मैं यहाँ पे Cl की जगह Br लगा देता सर ना, देखो ये CH2 लगाया और मैं Br लगा देता, तो फिर वही होगा, ये भी उपलब्धता घटाएगा, लेकिन उतना बेहतर, उससे Cl से थोड़ा कम बेहतर, क्योंकि Br का माइनस आई प्रभाव Cl से कम होता है। तो सबसे प्रबल अम्ल ये हो जाएगा, उससे दुर्बल ये, उससे दुर्बल ये। क्योंकि ये प्रबल क्यों हो गया? इस पे हाथ रखा हुआ है किसने? फ्लोरीन ने मदद कर रहा है इलेक्ट्रॉन उपलब्धता घटाने में। इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन उपलब्धता घटाने में किसने मदद की? फ्लोरीन ने। फ्लोरीन का आई प्रभाव ज़्यादा है, सबसे प्रबल अम्ल। इस पर इलेक्ट्रॉन उपलब्धता घटाने में किसने मदद की? क्लोरीन ने। तो इसका अम्लीय गुण इससे कम है, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन का आई प्रभाव कम होता है। इससे भी दुर्बल अम्ल ये हो गया, क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का आई प्रभाव Cl की तुलना में कम होता है। और एक और उदाहरण बता दूं मैं, अगर यहाँ पर कोई हाइड्रोजन ही नहीं होता तो ये और भी दुर्बल हो जाता। और दुर्बल क्यों हो जाता? क्योंकि यहाँ पे उपलब्धता घटाने वाला समूह नहीं है, ये प्लस आई हो गया, उपलब्धता बढ़ाने वाला समूह हो गया। उपलब्धता बढ़ेगी तो HN अलग नहीं होगा। तो सबसे प्रबल अम्ल F वाला, उससे कम क्लोरीन वाला, उससे कम ब्रोमीन वाला, उससे कम H वाला। तो ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, एक तीसरा एक और उदाहरण हम समझ लेते हैं। क्वेश्चंस आपके मैं लूँगा बाद में, बेसिक कॉन्सेप्ट बस ख़त्म होने वाले हैं, थोड़ा और सब्र रखिए भाई। क्लास लंबी इसलिए हो गई, मेरी कोशिश थी कि चीज़ें आप सिर्फ पढ़ ना सकें, आगे पढ़ा भी सकें। ठीक है, इस तरह से मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैंने बताया था कि जो आवेश का संचरण होता है वो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है आवेश की मात्रा घटती चली जाती है। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। ठीक है,
देखिए ये अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके साथ ये कौन जुड़ा हुआ है सर, +I प्रभाव वाला N प्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर इस अम्ल में मैं यहाँ से एक H हटा के एक जोड़ देता हूँ Cl, इधर लिख लो इधर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये अम्ल अब पहले से प्रबल हो गया क्योंकि इसके साथ मैंने एक समूह कौन सा जोड़ दिया, -I प्रभाव वाला। तो पहला वाला दुर्बल, उससे ज़्यादा प्रबल कौन सा हो गया, दूसरा वाला। अब तीसरे वाले में मैं क्या कर रहा हूँ, Cl को इस कार्बन के बजाय यहाँ पर जोड़ देता हूँ, तो ये अम्ल और ज़्यादा प्रबल हो गया। वजह, यहाँ पर Cl की दूरी देखो 1 2, तीसरे कार्बन पे Cl है और यहाँ पर Cl कौन से कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे, तो और ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, अगर Cl को मैं यहाँ जोड़ दूँ तो और मतलब -I प्रभाव वाला समूह इसमें तो है ही नहीं, +I वाला है सबसे कम। इसमें -I वाला कहाँ है भैया, 3 नंबर के कार्बन पे है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। -I वाला 2 नंबर के कार्बन पे आ गया और स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। और -I प्रभाव वाला समूह ये Cl 2 नंबर के कार्बन पे आ गया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो जाएगा। sp3 sp2 की बात मैंने बता दी आपको। अब मैं एक जो बहुत भस्म को लेकर प्रश्न आता है, कल के सेशन में भी हमने उसे डिस्कस किया था, अमोनिया और एमीन्स की भास्मिकता का क्रम कैसे डिसाइड होगा। पहले आप सिंपल समझिए कि अमोनिया क्या है भाई, NH3, ये होती है अमोनिया। अगर अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु को मतलब इस तरह से मैं प्रतिस्थापित कर दूं एल्किल समूह से, तो क्या आपको दिखेगा सर, RnH2, ये कहलाएगा प्राथमिक एमीन। अगर अमोनिया के 2 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित, 2 हाइड्रोजन हटा दिए मैंने अमोनिया में से, 2 R लगा दिए, ये कहलाएगा द्वितीयक अमीन, जिसे हम R2NH, इस तरह स्ट्रक्चर ये रहेगा, इस तरह लिख लेते हैं। अगर तीनों H मैंने एल्किल समूह से प्रतिस्थापित कर दिए तो ये कहलाएगा तृतीयक अमीन, स्ट्रक्चर ये रहेगा, हम इस तरह से इसे लिख लेते हैं। तो ये हो गया प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अमीन हो गया। अब अमोनिया का क्षारीय गुण काय पर डिपेंड करता है, ये रही अमोनिया। आपसे बार बार रिक्वेस्ट यही है कि किसी से तुलना ना करते हुए अपना आकलन स्वयं करें, बेसिक क्लासेस को ज़रूर देखें। अगर आप सिस्टमेटिक नहीं देख रहे हैं तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं मैं उसी क्रम में आगे बढ़ूंगा। ये बात कल के लेक्चर में, कल जो हमारा क्लास हुआ था उसमें भी ये बात बताई गई थी। एमीन्स हो चाहे अमोनिया हो, नाइट्रोजन पर होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता क्षारीय गुण को डिसाइड करेगी। इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता जितनी अधिक होगी क्षारीय गुण उतना ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे ये अमोनिया आपको दिख रहा है। अब मान लिया H+ को प्रोटॉन कहते हैं, H+ प्रोटॉन आया तो क्या होगा, H N H H और ये प्रोटॉन है। इसे 2 तरह दिखाते हैं कि एकांकी हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास क्या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसे दे दिया, हाइड्रोजन को, तो बन गया उपसय संयोजी बंध। इस तरह दिखाया जा सकता है। इसे कॉमनली ऐसे भी दिखा देते हैं, NH4 लिखा हमने, ऊपर लगा देते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो दोनों तरह से इस चीज़ को हम दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे दिखाओ चाहे ऐसे दिखाओ, तो अमोनिया पर अगर इलेक्ट्रॉन युग्म होगा तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा। 2 प्रकार से परिभाषा है। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, लुईस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन युग्म दाता को क्या कहते हैं हम, क्षार कहते हैं। दूसरा प्रोटॉन ग्राही को क्या कहते हैं, क्षार। दोनों परिभाषाएं लागू हो रही है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का काम कर रहा है इसलिए क्षार है, दूसरा प्रोटॉन ग्राही का भी काम कर रहा है इसलिए, देखो प्रोटॉन को ग्रहण किया ना इसने। तो इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता अगर ज़्यादा होगी तो प्रोटॉन को आसानी से ग्रहण करेगा, प्रबल क्षार। इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता कम होगी तो प्रोटॉन को आसानी से ग्रहण नहीं कर पाएगा, दुर्बल क्षार हो जाएगा। ठीक है, तो ये एमीन्स के बारे में यहाँ पर हम बता देते हैं आपको, चीज़ें ये रहेंगी। इसमें एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे उपलब्धता कैसे कैसे बढ़ेगी, कैसे कैसे घटेगी। अब यहाँ पर अगर मैं कोई +I प्रभाव वाला समूह, कोई एल्किल समूह R लगा दूँ, एक समूह लगा दूँ, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ। अगर मैं +I प्रभाव वाला समूह यहाँ पे एक लगा देता हूँ तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता बढ़ाएगा। मतलब ये है कि पहले मेरे पास क्या था, चलो एक थोड़ा सा और समय लेते हैं आपका। ये दुर्बल क्षार है। अब इस दुर्बल क्षार के अंदर
ठीक है, मैंने क्या किया, एक H हटा के R लगा दिया। R क्या करेगा, उपलब्धता बढ़ाएगा। तो इस वाले की तुलना में, इस नाइट्रोजन की तुलना में यहाँ पर उपलब्धता ज़्यादा रहेगी क्योंकि प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ है। तो अमोनिया की तुलना में ये अमोनिया दुर्बल क्षार होगा और ये प्राथमिक अमीन RnH2 प्रबल क्षार होगा। फिर आप देखिए, थोड़ा दूर दूर लिखो यार, कैसे बार बार समय खराब कर रहा हूँ मैं आपका। तो इसकी तुलना में ये प्रबल क्षार हो गया। फिर एक और लेते हैं हम, अमोनिया था ना NH3, अब 2 H हटा के 2 जगह R लग चुका है। ये भी उपलब्धता बढ़ाएगा और ये भी उपलब्धता बढ़ाएगा। उपलब्धता नाइट्रोजन पे और ज़्यादा हो जाएगी, उससे भी प्रबल क्षार ये हो गया। सबसे दुर्बल, उससे प्रबल, उससे प्रबल, उससे प्रबल आते हैं थोड़ा इधर और N लगाया मैंने, और तीनों अमोनिया के तीनों H हटा के मैंने क्या लगा दिया, 3 R। तो ये हो गया उस, अब तीनों R क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन उपलब्धता बढ़ाएंगे। तो सबसे प्रबल क्षार, सबसे दुर्बल क्षार कौन हुआ भैया, अमोनिया। उससे प्रबल कौन हुआ, प्राइमरी एमाइन। उससे प्रबल कौन हुआ, सेकेंडरी एमाइन। उससे प्रबल कौन हुआ, टर्सरी एमाइन। तो ये इनकी क्षारीयता का इधर आने पे घटता हुआ क्रम हो गया, आपको देख पा रहे होंगे। अब एक चीज़ और भी है, तो इस आधार पे अगर हम देखें तो एमीन्स की क्षारीय क्षमता घटता हुआ क्रम क्या आ रहा है, उधर आ रहा है प्राइमरी। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग केवल प्लस आई प्रभाव को देखा जाए तो टर्सरी अमीन, तृतीयक अमीन सबसे प्रबल क्षार, उससे कम द्वितीयक, उससे कम प्राथमिक, अमोनिया सबसे दुर्बल हो गया। लेकिन इसके साथ में एक और कॉन्सेप्ट भी काम करेगा कि यहाँ पर अगर ये एल्किल समूह बड़े आकार का हुआ, बड़े आकार का हुआ तो ये क्या करेगा, इस तरह से आसपास की जगह को कवर करेगा। आक्रमणकारी अभिकर्मक जब आएगा तो वह आसानी से नाइट्रोजन तक नहीं पहुंच पाएगा। अभिक्रिया में बाधा, अगर ये समूह बड़े आकार के हुए तो अभिक्रिया में बाधा उत्पन्न करेंगे। उपलब्धता तो नाइट्रोजन पे है लेकिन लेने वाला परमाणु नजदीक नहीं आ पा रहा। तो अगर ये एल्किल समूह बड़े आकार के हुए तो अभिक्रिया में बाधा उत्पन्न करेंगे। इस बाधा को ही बोलते हैं स्टीयरिक इफेक्ट। तो स्टीयरिक इफेक्ट यहाँ ज़्यादा होगा। यहाँ बाधा उत्पन्न करने वाले 2 समूह हैं, स्टीयरिक इफेक्ट क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ बाधा उत्पन्न करने वाला एक ही समूह है, स्टीयरिक इफेक्ट और कम हो जाएगा। यहाँ कोई नहीं है, सबसे कम हो जाएगा। तो स्टीयरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग अब क्रम उल्टा हो गया। पहले वाले में ये प्रबल था, प्रेरणिक प्रभाव के हिसाब से ये प्रबल, उससे दुर्बल, उससे दुर्बल, उससे दुर्बल। अगर हम स्टीयरिक इफेक्ट के हिसाब से देखें तो ये प्रबल, उससे दुर्बल, उससे भी दुर्बल और उससे भी दुर्बल। तो दोनों फैक्टर साथ साथ काम करते हैं। यहीं पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो दिमाग लगाने का क्रम क्या आएगा, यहाँ पे सिंपल आपको याद रखना है जो किस प्रकार से आप इन चीज़ों को याद रख पाएंगे। पीरियडिक प्रभाव वहाँ पर क्या काम कर रहा था, पीरियडिक प्रभाव अगर प्रभावी होगा तो अमीन्स का जो क्रम हमने देखा कि पीरियडिक प्रभाव के प्रभावी होने पर टर्सरी अमीन, सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर अमोनिया, मतलब क्षारीयता का क्रम ये रहेगा अगर पीरियडिक प्रभाव प्रभावी होता है। अगर स्टीयरिक प्रभाव प्रभावी हो गया तो क्षारीयता का क्रम क्या रहेगा, इस तरह से हो जाएगा NH3 प्राइमरी, उल्टा हो जस्ट अपोजिट सेकेंडरी और टर्सरी। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है। तो मिले जुले प्रभाव में जो सामान्यता चीज़ पाई जाएगी वो क्या है, STP अमोनिया रहने वाला है। इस तरह आप याद कर लेंगे। STP अमोनिया का मतलब सबसे प्रबल कौन हो जाएगा, सेकेंडरी अमीन, ये। उससे दुर्बल कौन हो जाएगा भैया, टर्सरी अमीन, मतलब ये। उससे दुर्बल कौन हो जाएगा, प्राइमरी अमीन, यानी कि ये। और उससे भी दुर्बल कौन रहेगा, अमोनिया। यहाँ पर अगर इस वाले ग्रुप को, ये तो साधारण क्रम है जो मैक्सिमम केसेस में सब जगह देखने को मिलता है आपको। एक स्पेशल केस है, अगर एल्किल ग्रुप C2H5 ना होकर CH3 लिया जाएगा, आप चाहेंगे तो डिटेल में इसकी बताऊंगा, CH3 लिया जाएगा तो ये क्रम थोड़ा सा बदल जाएगा। फिर ये हो जाता है spt अमोनिया।
मतलब सेकेंडरी अमीन, इसकी जगह मैं क्या ले रहा हूँ, CH3 ले रहा हूँ सर। सेकेंडरी अमीन सबसे प्रबल, फिर क्या होगा, प्राइमरी अमीन CH3 मिथाइल अमीन NH2 उससे दुर्बल, और टर्सरी अमीन मतलब CH3 का होल थ्राइस N उससे भी दुर्बल हो जाएगा, और अमोनिया सबसे लास्ट में सबसे दुर्बल हो जाएगा। तो ये सामान्य क्रम, ये ऐसा क्रम। इसमें टर्सरी अमीन के दुर्बल होने का कारण क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ इस पर कि NH3 जब एल्किल ग्रुप के रूप में लिया जाता है तो तृतीयक अमीन सबसे दुर्बल क्यों हो जाता है, क्योंकि N के साथ ये जुड़े हुए हैं। N, चलो मैं, ये तो तृतीयक अमीन हुआ भैया, देखो ये तो तृतीयक अमीन है। अब इस कार्बन पे क्या रहेंगे, 3 हाइड्रोजन, इस पर भी 3 हाइड्रोजन, इस पर भी क्या 3 हाइड्रोजन, स्टेरिक प्रभाव ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। नतीजा क्या होगा, मिथाइल के केस में तृतीयक अमीन सबसे दुर्बल क्षार हो जाता है। अब मैं एरोमेटिक अमीन की बात एक और बताना चाहता हूँ आपको कि एरोमेटिक अमीन्स के मामले में क्या होता है। तो ऊपर वाला STP साधारण क्रम है, STP अमोनिया वाला, और मिथाइल होने पर STP जो है वो spt में परिवर्तित हो जाएगा। ये याद करने के लिए आप इस तरह से ट्रिक ले सकते हैं यहाँ से, दोनों का मिला जुला प्रभाव। अब देखिए, अगर मैं बात करूं अमोनिया की, NH3, एरोमेटिक अमीन्स के मामले में अमोनिया एक प्रबल क्षार होता है, ठीक है। अगर मैं अब अमोनिया में क्या कर रहा हूं कि अमोनिया में से एक H को हटा के मैंने क्या जोड़ दिया, CH3, इस H को हटा के भी क्या जोड़ दिया, चलो जोड़ देते हैं CH3, और यहाँ पर हम क्या जोड़ देते हैं, C6H5, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि अमोनिया तो प्रबल क्षार हो गया, ये पहले वाला प्रबल क्षार हो गया। अब इसकी तुलना इससे कर रहे हैं, ये क्या करेगा, +I प्रभाव वाला समूह है, और ये भी +I प्रभाव वाला समूह है, ये भी उपलब्धता बढ़ाएगा और ये भी बढ़ाएगा। ये जो है ये -I प्रभाव वाला समूह है, ये उपलब्धता घटाएगा। तो दो जगह से उपलब्धता बढ़ रही है, एक जगह से घट रही है, लेकिन घटाने वाला यानी -I प्रभाव वाला समूह कैसा है, घटाने वाला समूह प्रबल है। और प्रबल होने के कारण मतलब ये दोनों हैं तो, लेकिन इनकी तुलना में ये ज़्यादा प्रबल है, तो जितनी उपलब्धता बढ़ेगी उससे कहीं ज़्यादा घटेगी तो क्षारीयता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अमोनिया की तुलना में डाइमिथाइलअमीन कम क्षारीय हो जाएगा। अब इससे थोड़ा और आगे चलते हैं, ये थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। ये इस तरह से लिख दिया मैंने। अब आप इन दोनों की तुलना कर लो, यहाँ पे 2 बढ़ाने वाले थे तब भी घटाने वाला भारी पड़ गया, यहाँ पे बढ़ाने वाला एक ही है, घटाने वाला और ज़्यादा भारी पड़ेगा, है ना। तो यह इसका मतलब इसमें 2 बढ़ा रहे थे और एक घटा रहा था, तब भी घटाने वाला जीत गया। इसमें एक ही बढ़ा रहा है और घटाने वाला वही है जो पहले था, तो और ज़्यादा उपलब्धता कम हो जाएगी, मतलब इसकी क्षारीयता और कम। फिर हम देखते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं। अमोनिया से ले रहे हैं हम लोग, 2 H जोड़ दिए मैंने, इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब यहाँ पर क्या है कि उपलब्धता सिर्फ और सिर्फ घटाने वाला समूह है, सिर्फ उपलब्धता घटाने वाला समूह है यहाँ पर, मतलब -I वाला। कौन, ये C6H5। बढ़ाने वाला कोई है ही नहीं। वहाँ बढ़ाने वाले 2 थे तब भी हार गए, बढ़ाने वाला एक था और ज़्यादा हारा, बढ़ाने वाला कोई नहीं है और ज़्यादा हार जाएगा, मतलब सबसे दुर्बल क्षार। तो एरोमेटिक अमीन्स के क्रम में अमोनिया सबसे प्रबल, डाइमिथाइल एनिलीन उससे दुर्बल, मिथाइल एनिलीन उससे दुर्बल, और एनिलीन सबसे दुर्बल क्षार हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। जो भी प्रश्न होंगे इस पर आधारित हम अगले सेशन में करेंगे, और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।